Hello, good morning everyone. So we are here live the Grey Matter दरभंगा YouTube चैनल. तो बच्चों हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12 और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. तो अभी तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन 4 लेक्चर्स को आप बैक करके सुनेंगे. आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर. तो आप देखेंगे उस टॉपिक्स को और फिर इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली बीमारी हम लोग पढ़ ली हैं. नाउ नेक्स्ट है प्रोटोजुअल डिजीज, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी. तो प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी एनसीईआरटी में 2 है, आपके नीट के सिलेबस में भी 2 ही हैं. एक है मलेरिया और एक है एमोबिक डिसेंट्री. ठीक है, तो हम लोग दोनों को वन बाय वन देखेंगे. तो सबसे पहले मलेरिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चे जो 12th का बोर्ड देंगे वो भी अच्छे से पढ़े, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स का आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपको उठ के इसका लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए. तो देखो मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो सबसे पहले बेसिकली मलेरिया जो है, तो मलेरिया एक इन्फेक्टिव डिजीज है. कैसे इन्फेक्शन इसका होता है? तो देखो मॉस्किटो होता है. कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलीज. मेल या फीमेल? यस फीमेल. तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, नॉर्मल नहीं, अगर एक नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपको बाइट करेगी, आपको काटेगी, तो आपको मलेरिया नहीं होगा. मलेरिया होने के लिए मस्ट क्या है? उस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को खुद इन्फेक्शन होना चाहिए, वो इन्फेक्टेड होनी चाहिए. इन्फेक्टेड का मतलब उसके अंदर खुद मलेरिया फैलाने वाला जो प्रोटोजुआ है वो होना चाहिए, उसका इन्फेक्टिव स्टेज होना चाहिए. मतलब मलेरिया फैलाने वाला जो प्रोटोजुआ है का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज कहलाएगी. तो फीमेल क्यों बोल रहे हैं? मेल एनोफिलीज मलेरिया कॉज नहीं करती है. तो आप बोलोगे सर फिर मेल एनोफिलीज कैसे जिंदा रहता है? तो मेल एनोफिलीज प्लांट का पॉलन सैप, पॉलन ग्रेन्स को फिट करता है. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, आ सकता है. तो मेल एनोफिलीज मॉस्किटो ब्लड को सक नहीं करता है, ये फीमेल एनोफिलीज का काम है. तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का काम है कि वो ब्लड को सक करेगा. और मान लो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है. आपका प्लाज्मोडियम कौन? प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ प्रेजेंट है, जो कि आपके मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है. तो देखते हैं. तो वो अगर आपको बाइट करेगी तो हम लोग इस डायग्राम को यहां समझेंगे. तो 1 पॉइंट डायग्राम, इसको 1 मानोगे, एक साइकिल बना हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन करके 8 तक. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सपोज करो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सपोज करो एक मॉस्किटो है, और मॉस्किटो कौन सा बताओ? मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. तो एक मॉस्किटो है और मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. और फीमेल एनोफिलीज कौन सा? ऑब्वियसली इन्फेक्टेड वाला. ना फीमेल एनोफिलीज की 2 पॉइंट आप ध्यान रख लोगे. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को हम लोग बोलते हैं क्या? सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो. सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो. सोफिस्टिकेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ग्रो करता है ऑन क्लीन वाटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मलेरिया का जो मच्छर है, मलेरिया का जो एनोफिलीज मच्छर है मॉस्किटो, वो ग्रो करता है क्लीन वाटर में. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो. और हम लोग जो एडिज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि एडिज मॉस्किटो का बताया भी ऑलरेडी. एडिज मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं. और एक हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में भी फाइलेरिया, वहां पढ़ेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो उसका भी एक नाम होता है. तो देखो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड होगा किससे? ऑब्वियसली इस स्पोरोजोइट से, इस प्लाज्मोडियम से. तो वो अगर आपको काटेगा तो देखो क्या होगा. जब एक फीमेल एनोफिलीज, तो व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन या एन ह्यूमन, समझ लो कि एक मॉस्किटो एक इंसान को काटेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा? ये बाइट किया, देखो ये हाथ है, तो जैसे ये बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट. तो वो क्या छोड़ देगा? स्पोरोजोइट. बोलोगे सर स्पोरोजोइट क्या है? स्पोरोजोइट ही है क्या? इन्फेक्टिव स्टेज. तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया फॉर ह्यूमन. ह्यूमन का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइट है. ह्यूमंस के लिए मलेरिया का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? इसका आंसर है स्पोरोजोइट. और बेस्ट आंसर क्या है? बेस्ट आंसर है सिकल सेप. सिकल सेप स्पोरोजोइट. ध्यान रखोगे. तो स्पोरोजोइट्स जो फीमेल एनोफिलीज बाइट करके आपकी बॉडी में डालेगी, आपके ब्लड में डालेगी, उसका सेप होता है सिकल सेप. सिकल की जैसा दिखेगा और उसका नाम है प्रोडक्ट सिकल सेप स्पोरोजोइट. तो याद रखोगे ट्रिपल एस से, एस फॉर सिकल, एस फॉर सेप, एस फॉर स्पोरोजोइट. तो सिकल सेप स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया फॉर ह्यूमन. तो आप बोलोगे सर इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मलेरिया ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग के
लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है सिकल सेल स्पोरोजॉइट। आगे जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट नहीं होता है, कुछ और होता है, देखेंगे आगे, वेट करो। वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, देखो जैसे ही ये मॉस्किटो खुद इन्फेक्टेड था और वो अगर आपके हाथ में काटा या पैर में काटा, कहीं भी काटा बॉडी में, तो वो छोड़ देगा बॉडी के अंदर सिकल सेल स्पोरोजॉइट, जो कि है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया फॉर ह्यूमन बीइंग्स। नाउ जैसे ही ये ब्लड में स्पोरोजॉइट आएगा, ये पैरासाइट जो है, कौन सा पैरासाइट, ऑब्वियसली स्पोरोजॉइट की बात कर रहे हैं, तो स्पोरोजॉइट लीवर तक जाएगा, तो स्पोरोजॉइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, तो ब्लड में बहता बहता ये लीवर में जाएगा। तो लीवर क्यों जा रहा है, बिकॉज ब्लड के अंदर WBC होता है, WBC इज व्हाइट ब्लड सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल से फैगोसाइटिस हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल उस स्पोरोजॉइट को मार देगा, तो दैट्स व्हाई ये स्पोरोजॉइट WBC में वेट नहीं करता है। हालांकि बहुत लोगों को मलेरिया नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये WBC है वो मलेरियल पैरासाइट को मार देता है लीवर पहुंचने से पहले। तो सपोज करो कि ये पैरासाइट WBC से बच के, WBC ब्लड के अंदर होता है, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कोई भी माइक्रोब्स जो आपके बॉडी में घुसेगा उसको किल करना। तो पैरासाइट आपके लीवर में पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होगा। तो जैसे ही लीवर पहुंचेगा तो पैरासाइट शुरू करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जहां पर गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, और सेक्सुअल में जहां मेल एंड फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है और फिर जाइगोट बनता है। तो एसेक्सुअल का मतलब जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट में जरूरत नहीं है, बट सेक्सुअल में जरूरत है। तो देखो यहाँ पर स्पोरोजॉइट जैसे ही लीवर में पहुंचेगा तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे, एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कहां पर, लीवर सेल्स के अंदर। तो लीवर सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है दैट इज कॉल्ड साइजोगोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है बट याद रखोगे, डिट्टो क्वेश्चन नीट में आ सकता है। साइजोगोनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल नाम है। So this type of asexual reproduction is called साइजोगोनी, और ये कहां हो रहा है बताओ, लीवर सेल्स के अंदर हो रहा है। तो साइजोगोनी स्लैश एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो आगे आते हैं। तो पैरासाइट जो है सिकल सेल स्पोरोजॉइट, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है लीवर सेल में सेक्सुअली, और क्या कर रहा है देखो आप, तो एक लीवर का सेल है, इसमें 3 स्पोरोजॉइट था, 3 से बढ़ा और फाइनली क्या करेगा, स्पोरोजॉइट्स का नंबर बढ़ के एट लास्ट लीवर सेल को डैमेज कर देगा और लीवर सेल को बर्स्ट कर देगा। तो पढ़ो लिखा हुआ है, बर्स्टिंग द लीवर सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। तो बर्स्ट करेगा और फिर से ब्लड में रिलीज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, स्पोरोजॉइट जो था मेरा, तो स्पोरोजॉइट कहां गया, लीवर सेल में, लीवर सेल में गया और साइजोगोनी हुआ, साइजोगोनी होने से इसका नंबर बढ़ा, और नंबर बढ़ते बढ़ते फाइनली लीवर सेल ब्रश किया, लीवर सेल ब्रश किया, तो लीवर सेल ब्रश करने से ये देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये क्या है, स्पोरोजॉइट से। स्पोरोजॉइट रिलीज हुआ, कहां गया, ब्लड में। अब देखो ये ब्लड में क्या करता है, अब ये ब्लड में बहता बहता स्पोरोजॉइट जाएगा। अब चूंकि नंबर बढ़ गया है, तो नंबर जब बढ़ गया है तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नंबर बढ़ गया है, तो अब स्पोरोजॉइट ज्यादा है, बढ़ गया है। जब बाइट किया था तो स्पोरोजॉइट कम आया था, तो वहां पे चांसेस थे कि WBC उसको किल कर देगा, तो मलेरिया नहीं होगा। बट यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नंबर बढ़ गया, और जब नंबर बढ़ गया तो यहाँ पर अब WBC उतना इफेक्टिवली नहीं मार पाएगा, तो अब ये ब्लड में जाएगा, और जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड के अंदर RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो एक शिकार किसको बनाएगा अपना, RBC को, रेड ब्लड सेल को। तो देखो क्या लिखा हुआ, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन RBC। तो फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, RBC के अंदर फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन RBC, और RBC में मल्टीप्लाई करेगा। देखो यहाँ देखो दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर सपोज करो RBC में एक गया, एक से बना, फिर और बना, और बन के इतना बना कि फाइनली RBC ब्रश कर गया, RBC भी फट गया। तो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन RBC एंड काउजिंग साइकल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। तो आपका RBC फाइनली एक लिमिट के बाद ब्रश करेगा, और जैसे RBC ब्रश करेगा तो फीवर आएगा, और जैसे RBC ब्रश करता है, देखो RBC जैसे ही ब्रश किया तो यहाँ से केमिकल निकलता है, और केमिकल निकलता है, उस केमिकल का नाम है, एक केमिकल निकलता है यहाँ से, इसका नाम है हेमोजोइन। तो बेसिकली हेमोजोइन नाम का केमिकल निकलता है, और हेमोजोइन नाम का जो केमिकल है ये काफी टॉक्सिक है। तो जैसे ही हेमोजोइन केमिकल निकलेगा, अच्छा हेमोजोइन केमिकल कब निकलेगा, RBC के ब्रश होने से।
तो जैसे ही ये केमिकल निकलेगा तो सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स क्या आएंगे? फीवर आएगा एंड अदर सिम्टम्स में एग्जांपल चिल्स आएगा, कपकपी लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। तो फीवर एंड अदर सिम्टम्स कब आएंगे? जब आपका आरबीसी रप्चर करेगा, और ये कब होता है? एवरी 3 to 4 डेज, हर 3 से 4 दिन बाद पेशेंट को अचानक से बहुत तेज फीवर आएगा और कप आएगा, तो ठंडा लगेगा, चिल्स होगा। चिल्स एंड फीवर का काउज क्या है? चिल्स एंड फीवर का काउज है ये हेमोजोइन केमिकल, और हेमोजोइन के निकलने का काउज क्या है? आरबीसी का ब्रस्ट होना। और आरबीसी का ब्रस्ट होने का काउज क्या है? आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, दैट्स व्हाई स्पोरोजॉइट्स के नंबर बढ़ गए और फाइनली आरबीसी ब्रस्ट कर गया। तो पैरासाइट्स एसेक्सुअली आरबीसी में रिप्रोड्यूस किया, और इसका नाम फिर से क्या है? यही साइजोगोनी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो जगह हो रहा है, कहां? लीवर सेल और आरबीसी। तो लीवर सेल और आरबीसी दो जगह हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसकी वजह से फीवर होगा, चिल्स आएगा, आदमी को थोड़ा वीकनेस लगेगा, प्रॉब्लम होंगे, सब ठीक है। नाउ अब क्या हुआ देखो यहाँ पर, अब ये जो आरबीसी फटा, तो आरबीसी के ब्रस्ट होने से ये जो स्पोरोजॉइट निकला ब्लू ब्लू, ये स्पोरोजॉइट निकला, और ये स्पोरोजॉइट निकला और ये फर्दर न्यू आरबीसी को इन्वॉल्व किया, न्यू आरबीसी को अफेक्ट किया, इन्फेक्ट किया कह सकते हो। तो निकला हुआ स्पोरोजॉइट फर्दर एंड फर्दर मोर एंड मोर आरबीसी को अटैक करेगा, एंड ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को डैमेज करेगा, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी डैमेज होगा तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी फटेगा, जितना आरबीसी फटेगा उतना फीवर, उतना चिल्स आएगा, ठीक है। चलो, तो आरबीसी के ब्रस्ट होने से आपका हेमोजोइन निकला, और हेमोजोइन की वजह से चिल्स और फीवर आया, और ये कब होता है? एवरी 3 to 4 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में डायरेक्टली आने का चांस है। एवरी 3 to 4 डेज में ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। नाउ अब एक चीज समझो पहले, होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई भी पैथोजन या कोई भी पैरासाइट ग्रो करे, ठीक है। तो वो ग्रो करे और उस पर डिपेंडेंट रहे, और उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो होस्ट का मतलब कि किसी भी पैथोजन का, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एनिमल के बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहे, वो उसके लिए होस्ट है। ओके, होस्ट का मतलब जो बेसिकली उसको शेल्टर दे रहा है, फूड एंड प्लेस दे रहा है। तो होस्ट दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, और एक को हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। तो होस्ट दो तरह के होते हैं, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट का मतलब होता है वैसा होस्ट जहां हो क्या? सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले होस्ट को हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट उसको कहेंगे जिसके अंदर हो सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इंटरमीडिएट होस्ट किसको बोलेंगे? इंटरमीडिएट होस्ट उसको बोलेंगे जहां पे हो क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेटिव होस्ट को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, और इंटरमीडिएट होस्ट का दूसरा नाम है क्या? सेकेंडरी होस्ट। तो रिपीट कर रहे हैं, डेफिनेटिव होस्ट वो होस्ट है जिसके अंदर हो रहा है सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट है जिसके अंदर हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बताओ अभी तक जो हम लोग पढ़े, तो हम लोग क्या देखें? ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या हुआ? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, यस एसेक्सुअल। So that's why human is a intermediate host. किसके लिए? मलेरियल प्रोटोजोआ के लिए। तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है कौन? प्लाज्मोडियम, उसके लिए ह्यूमन में क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ, तो आरबीसी फर्दर एंड फर्दर ब्रस्ट किया और फर्दर एंड फर्दर न्यू आरबीसी को डैमेज किया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो इस ब्लू वाले डॉट, ब्लू वाला डॉट क्या है? स्पोरोजोइट है। तो इस ब्लू वाले डॉट को देखो ध्यान से, तो क्या देख रहे हैं देखो हम लोग यहाँ पर, इस स्पोरोजोइट के अंदर अब क्या होगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, जब तक ये अभी ह्यूमन के अंदर है, तो ह्यूमन के अंदर ही डेवलप हो जाएगा क्या? डेवलप हो जाएगा सेक्सुअल स्टेज, एंड सेक्सुअल स्टेज का नाम क्या है? गैमेटोसाइट। तो यही स्पोरोजोइट जो इंसान के अंदर है, यही अब सेक्सुअल स्टेज में डेवलप कर जाएगा, और उसका नाम क्या है? गैमेटोसाइट। कहने का मतलब स्पोरोजोइट बन गया क्या? गैमेटोसाइट। तो स्पोरोजोइट जो रिलीज हुआ आरबीसी वो बन गया गैमेटोसाइट। और कहां डेवलप हुआ ये? आरबीसी में। तो देखो ये छोटे आरबीसी है, ब्लैक लाइन जो बना हुआ है, और उस आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट बन रहा है ना। गैमेटोसाइट दो तरह होगा, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। मेल गैमेटोसाइट का साइज छोटा दिख रहा है और फीमेल गैमेटोसाइट साइज बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। तो सेक्सुअल स्टेज जो गैमेटोसाइट बनेगा, ये कहां बनेगा? पहला क्वेश्चन नीट का, आरबीसी के अंदर।
आरबीसी कौन सा? ह्यूमन बीइंग का, यस। तो ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बनेगा। तो दिस इज मेल गैमेटोसाइट एंड दिस इज फीमेल गैमेटोसाइट, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब सपोज करो कि ये जो गैमेटोसाइट बना, तो सपोज करो कोई नेक्स्ट नॉर्मल हो सकता है या इन्फेक्टेड भी हो सकता है। सपोज करो कि कोई नॉर्मल या इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फिर से उड़ते उड़ते आया हवा से और वो इस इंसान को काटा। किस इंसान को? जिस इंसान के आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट डेवलप हो चुका है। तो जिस इंसान के आरबीसी के अंदर गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट हो चुका है, तो उस इंसान के ब्लड में, क्योंकि आरबीसी कहाँ किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। तो उसके ब्लड में क्या मूव कर रहा होगा? तो उसके ब्लड मूव कर रहा होगा सेक्सुअल स्टेज, मतलब गैमेटोसाइट। तो सपोज करो कोई भी फीमेल मॉस्किटो आई, वो नॉर्मल हो या इन्फेक्टेड हो, इट डजंट मैटर, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आई और वो क्या करेगी, वो इस इंसान, सपोज करो इंसान सोया हुआ है, ये अब ब्लड सक करेगी, ये अब अपना मील लेगी, अपना भोजन लेगी, और भोजन क्या है इसका? ब्लड। तो जैसे ही ये ब्लड को सक करेगी तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। तो ब्लड मील जब वो ब्लड सक करेगी, जब वो खून पिएगी किसी इंसान का, तो उस ब्लड में सिर्फ ब्लड ही नहीं जाएगा, उस ब्लड में वो गैमेटोसाइट भी जाएगा जो डेवलप कहाँ किया है? आरबीसी के अंदर। तो इसी के थ्रू गैमेटोसाइट फर्दर मूव कर गया। वो मॉस्किटो या तो नॉर्मल मॉस्किटो हो सकती है एनोफिलिस की, या तो इन्फेक्टेड हो सकती है। तो अब क्या हो गया, अब ये मॉस्किटो सपोज करो नॉर्मल थी, सपोज करो कि ये फीमेल नॉर्मल एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो थी। तो जैसे ही गैमेटोसाइट को ब्लड के मील के साथ वो सक कर लेगी, तो अब वो मॉस्किटो सिर्फ नॉर्मल फीमेल एनोफिलिस रह जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, यस, वो अब हो जाएगी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नाउ ये गैमेटोसाइट जो है, जो वो अपने ब्लड मील के थ्रू सक करेगी, ये गैमेटोसाइट मेल एंड फीमेल वाला। अब हम लोग कहां आ गए? कहानी देखो, अब कहानी मुड़ गया है यहां तक। देखो एक लाइन बना हुआ है, ब्लू डॉट 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 डॉट। इसके इधर सब कुछ कहां हुआ? ह्यूमन बीइंग के अंदर। देखो यहां पर इस लाइनिंग के इधर, मतलब गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट कहां हुआ? ह्यूमन के अंदर। आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई कहां हुआ? ह्यूमन के अंदर। लीवर के अंदर मल्टीप्लाई कहां हुआ? ह्यूमन के अंदर। मच्छर काटा, लीवर में गया, ह्यूमन के अंदर। तो इस लाइन के इस पार्ट ह्यूमन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। बट अब जब गैमेटोसाइट को मेल के थ्रू सक कर लिया मॉस्किटो, तो अब हम लोग मॉस्किटो के बॉडी में आ गए। तो इस लाइन के इधर जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो मॉस्किटो के बॉडी का होगा। तो फीमेल मॉस्किटो गैमेटोसाइट को ले लेगी अपने ब्लड मील के साथ, और अब ये गैमेटोसाइट उसके बॉडी में जाएगा, उसके माउथ को पास करेगा, उसके बॉडी को पास कर कहां जाएगा? ये जाएगा मॉस्किटो के गट में। मॉस्किटो के गट में ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, मॉस्किटोज गट। क्यों गट में जा रही बताओ भाई? बिकॉज वहां जाके फाइनली जो गैमेटोसाइट इंसान की आरबीसी में बना था, वो आरबीसी के अंदर बना हुआ गैमेटोसाइट वो वेट नहीं करेगा, अब फाइनली मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट फ्यूज करेगा, और फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट किसका? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट किसका? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का। ये टेक प्लेस होगा कहां पर? मॉस्किटो के गट में। ना ये बहुत कंट्रोवर्सी है, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा होता स्टोमक में, अब गट में, कुछ एनसीईआरटी में अभी भी स्टोमक में है, तो कंट्रोवर्सी होता है। तो देखो मेरा मानो क्या तुमको टिक करना है नीट में। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मॉस्किटो के गट में होता है ना। गट का मतलब क्या होता है? गट का मतलब होता है स्टोमक के अराउंड जो भी ट्यूब्स होते हैं। तो स्टोमक के बाद क्या आता है? इंटेस्टाइन आता है। वेरी गुड। तो इंटेस्टाइन को हम लोग कलेक्टिवली गट बोलते हैं। ये जीआईटी नहीं है, जीआईटी का मतलब होता है समझो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसमें आपका स्टोमक भी आएगा और इंटेस्टाइन भी आएगा। ये गट है, जीयूटी है, जीआईटी नहीं है। तो बेस्ट आंसर है वो गट देना है। तो आपसे पूछेगा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहां होता है, तो बेस्ट एंड फर्स्ट आंसर गट है। और सपोज करो एग्जाम में ऑप्शन आया गट भी है, स्टोमक भी है, ओके, और जीआईटी भी है, तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा? गट। ऐसा एग्जाम में कभी नहीं होगा कि गट भी ऑप्शन में रहेगा, इंटेस्टाइन भी और स्टोमक में, तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बेस्ट आंसर इज गट। ना मान लो एग्जाम में गट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में गट ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टोमक, तो बेस्ट आंसर क्या है? स्टोमक, यस। तो गट के बाद सेकंड बेस्ट आंसर प्रायोरिटी दोगे आप एग्जाम में, स्टोमक। तो गट का मतलब बेसिकली हम लोग इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो गट इज द बेस्ट आंसर फॉलोड बाय स्टोमक। आकाश इंस्टीट्यूट की बुक में स्टोमक लिखा हुआ है, एलन का बुक देखोगे तो उसमें गट लिखा हुआ है। ओके, एनसीईआरटी में वेरिएबल है, कुछ लोगों की बुक में स्टोमक है, कुछ का इंटेस्टाइन है, बट जो बेस्ट आंसर आपको टिक करना है इंटेस्टाइन करना है। इंटेस्टाइन नहीं मिलेगा तो गट करना है, और अगर गट इंटेस्टाइन दोनों नहीं मिलेगा तो स्टोमक करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट दोनों का दोनों बना कहां, ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी में, बट फर्टिलाइज कहां हुआ, मॉस्किटो के गट में। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस से गैमेटोसाइट मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट फ्यूज किया और वापस से क्या बना, स्पोरोजोइट। तो देखो यहाँ पर स्पोरोजोइट घुसा, गैमेटोसाइट बना, गैमेटोसाइट फ्यूज किया, फिर से स्पोरोजोइट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट, और जैसा ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया, स्पोरोजोइट। अच्छा, ये कहां बना, ऑब्वियसली गट में बना। तो गट में फर्टिलाइजेशन हुआ और गट में डेवलपमेंट हुआ किसका, फ्यूजन हुआ गैमेटोसाइट का। तो फर्दर डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होकर फाइनली वापस से क्या बन गया, स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट क्या है, पढ़ो, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज पूरा नाम क्या बताया दिया, लिखा हुआ है सिकल सेल स्पोरोजोइट। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो है सिकल सेल स्पोरोजोइट, ये एस्केप करेगा, ये भागे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा स्पोरोजोइट है, वो एस्केप करेगा गट से और माइग्रेट करेगा, मूव करेगा कहां पर, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में। तो मॉस्किटो का जो सैलिवरी ग्लैंड होता है जहां से सलाइवा बनता है, जैसे इंसान की बात करें तो आपको पता होगा इंसान के अंदर 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, और तीसरा सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड गाल में, सबमैंडिबुलर मैक्सिला या मैंडिबल के नीचे, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे। तो इंसान की बात ये तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। तो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में ये फाइनली मूव करेगा। तो कह सकते हो, देखो यहाँ पर ये इंटेस्टाइन है, सपोज करो यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोजोइट जो बना ये मूव करके मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि मच्छर को फिर से काटना है ना, बीमारी तो फैलाना है। तो अब पहले 2-3 पॉइंट के आंसर दो। पहला, सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हुआ, ह्यूमन में या मॉस्किटो में, मॉस्किटो में। वेरी गुड। सो मॉस्किटो इज कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट। अगला, इस सेक्सुअल साइकिल का स्पेशल नाम क्या है, गैमोगोनी। अब देखो एग्जाम में अगर गैमोगोनी ऑप्शन मिला रहे तो एग्जाम में स्पोरोगोनी ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर देना है। ओके, तो अगर एग्जाम में गैमोगोनी ना रहे तो स्पोरोगोनी टिक करना है। बट सपोज करो दोनों ऑप्शन मिले तो क्या टिक करना है, स्पोरोगोनी को। तो स्पोरोगोनी को स्टार लगा दोगे सब लोग। तो स्पोरोगोनी किसमें हो रहा है, मॉस्किटो में हो रहा है, और साइजोगोनी कहां हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है। तो स्पोरोगोनी मॉस्किटो में और साइजोगोनी ह्यूमन बीइंग के अंदर। साइजोगोनी इज द स्पेशल नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरोगोनी या गैमोगोनी इज स्पेशल नेम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कहां हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर। तो मैच्योर स्पोरोजोइट एस्केप करेगा कहां से, आपके गट से, और जाएगा कहां, सैलिवरी ग्लैंड के मॉस्किटो में। तो देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन नीट का आया था कि आप किसी भी मॉस्किटो के अंदर कहां पर देखेंगे सिकल सेल स्पोरोजोइट। पहला ऑप्शन है गट में, दूसरा स्टोमक में, तीसरा इसोफेगस में, और चौथा सैलिवरी ग्लैंड में। अंदर क्या जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज सैलिवरी ग्लैंड मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि कट करना है ना, उसको बाइट करना है। तो अब क्या होगा, फाइनली इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट आया और ये अब मच्छर किसी दूसरे आदमी को बीमार करेगा। तो देखो लाइन को पढ़ो, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये साइकिल है। तो समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक इंसान दैट इज द इंटरमीडिएट और एक मॉस्किटो दैट इज डेफिनेटिव। सो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल with 2 hosts, a definitive host and an intermediate host. Definitive host is mosquito and intermediate host is human being. तो human being intermediate host है। So इस तरीके से ये फर्दर एंड फर्दर इसका साइकिल चलते रहेगा और इस तरह से मलेरिया कंटिन्यू लोगों को होते रहेगा। और इस साइकिल की स्टडी कौन किया था, साइकिल का स्टडी किया था रोनाल्ड रॉस। तो याद रखोगे रोनाल्ड रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रॉस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जो कि मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन के ब्लड में खोजा था और इस साइकिल को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ हम लोग बाकी चीज देखते हैं मलेरिया।
ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, जो आपसे पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। तो देखो प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम बेसिकली उसके 5 टाइप्स हैं, प्लाज्मोडियम क्या बता दिया, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है, बट उसके भी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलिडी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम नोवेलेसी। तो ये सबसे रिसेंट है, इसके बारे में ज्यादा डाटा भी नहीं हमारे पास। तो प्लाज्मोडियम नोवेलेसी रिसेंट है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलिडी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एंड नोवेलेसी 5 है। एनसीईआरटी में 4 दे रखा है, ये एनसीईआरटी बहुत पुरानी बुक है, उसने कुछ अपडेट नहीं किया हुआ है। तो आपको कुछ डाटा याद रखना है। तो किस मलेरिया का कितना होता है एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये हम लोग डाटा एवरेज करके निकाले हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर, ये भी नहीं पता है तो सुन लो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि पैथोजन का बॉडी में जाना, मतलब मॉस्किटो काटेगा तो प्लाज्मोडियम बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद सिम्टम्स आना शुरू होगा। तो इस दोनों के बीच का ड्यूरेशन दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 डे है, मलेरिया का 30 है, ओवेल का 14 है, फैल्सिफेरम का आपको याद रखो ना रखो, आपको फैल्सिफेरम का याद रखना है। क्यों भाई, क्योंकि फैल्सिफेरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट आईपी किसका है, लोएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का है, और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो इट इज मोस्ट डेंजरस। व्हाई मोस्ट डेंजरस, बिकॉज इट कॉजेज डेथ। तो एकमात्र ऐसा मलेरिया का टाइप जिससे मौत होता है इंसान का, वो क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से डेथ होता है इंसान का। नाउ दूसरी पॉइंट में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मोस्ट कॉमन, सोचो सबसे डेंजरस और सबसे मोस्ट कॉमन, इंडिया में मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। और लिस्ट कॉमन ओवेल है, नोवेल तक मिला ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो आपसे बस मोस्ट कॉमन पूछेगा, तो मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मोस्ट कॉमन है, मोस्ट डेंजरस है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कॉज करता है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया। मैलिग्नेंट का मतलब जिसमें मैलिग्नेंसी की प्रॉपर्टी है, तो आदमी को मार देगा वो, ठीक है। तो मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, और ये कॉज करता है सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन मलेरिया इसको हम बोलते हैं। इट कॉजेज सेरेब्रल मलेरिया या ब्रेन मलेरिया। ओके, बस मलेरिया का स्पेशल नाम है। तो आपसे पूछा डायरेक्टली सेरेब्रल मलेरिया, आंसर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ब्रेन मलेरिया फैल्सिफेरम। नाउ इट कॉजेज मैसिव हेमोग्लोबिनुरिया, मतलब बहुत ज्यादा करता है कॉज हेमोग्लोबिनुरिया, मतलब हेमोग्लोबिन इन यूरिन। तो अगर आपके यूरिन में हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, अच्छा बताओ क्यों आएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन टूटता है। तो नॉर्मली हम लोग के यूरिन में हेमोग्लोबिन नाक के बराबर आता है, एकदम नील रहता है नॉर्मल इंसान की बॉडी में, क्योंकि आरबीसी का रप्चर उतना नहीं होता है कि वो आपकी हेमोग्लोबिन में आए। बट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम वाले पेशेंट्स के अंदर आरबीसी इतना टूटेगा, इतना सीवियर टूटेगा कि आरबीसी टूटने से, तो देखो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, आपको पता होगा। तो जब आरबीसी रप्चर करेगा, फटेगा, तो हेमोग्लोबिन बाहर आएगा, और आपको पता होना चाहिए हेमोग्लोबिन कहाँ बाहर आएगा, ब्लड में आएगा। और यूरिन कैसे बनता है, आप लोग पढ़ोगे 11th में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में 11th में पढ़े होगे। तो ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से यूरिन बनता है। तो जब ब्लड फिल्टर होगा तो यूरिन बनेगा, और ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। तो हेमोग्लोबिन ज्यादा होगा और वो यूरिन में आएगा, दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिनुरिया। तो आपसे पूछेगा मैसिव हेमोग्लोबिनुरिया किस मलेरिया में, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। एंड व्हाई दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर का मतलब जो आपका यूरिन निकलेगा वो एकदम ब्लैक दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर। तो देखो ब्लैक वाटर फीवर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है, और जस्ट क्या बताया था 2 क्लास पहले, ब्लैक डेथ किससे होता है, प्लेग से। तो प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ बोलते हैं, प्लेग से डेथ को, ठीक है ना। बाकी कुछ नाम आपको ध्यान रखना होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है टर्सियन या बेनाइन टर्सियन मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है टर्सियन या बेनाइन टर्सियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है आपका माइल्ड टर्सियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल से माइल्ड टर्सियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का नाम बता दिए, और प्लाज्मोडियम नोवेलेसी के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं है। और कर दो। तो कुछ नाम आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है टर्सियन या बेनाइन टर्सियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है क्वार्टन मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है ब्रेन मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया या मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया या
ब्लैक वाटर फीवर और प्लाज्मोडियम नोवेलेसी के बारे में उतनी कोई खास डिटेल्स नहीं है, बट एक रिसेंटली फाउंड स्पीसीज है। और नीचे कुछ लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट। पहला, क्यूनिन एक ओल्डेस्ट ड्रग है। क्यूनिन एक ओल्डेस्ट ड्रग है मलेरिया का, और इसको हम लोग डिस्कवर करते हैं फ्रॉम ए प्लांट, इसका नाम है किनकोना ग्रैंडिस। तो किनकोना ट्री से हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्यूनिन को, और क्यूनिन इज द फर्स्ट एंड इट इज द ओल्डेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग। तो आप लोग बताओ, अभी जस्ट आप न्यूज देखे होंगे, कोरोना वायरस, यस, कोरोना वायरस में भी हम लोग क्यूनिन को यूज कर रहे हैं, और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यूनिन। इसका एक अच्छा बेटर फॉर्म या यूज कर रहे हैं हम लोग क्या, क्लोरोक्यूनिन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यूनिन हो या क्लोरोक्यूनिन हो, वो सब के सब क्या है, डायरेक्टली क्यूनिन ही है। और क्यूनिन जो मलेरिया के लिए यूज कर रहे थे, इसी क्यूनिन को अब हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोरोना वायरस। एक बेहतरीन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो नीट में इस साल या अगले साल आ सकता है। अगर पेपर सेट हो गया तो इसमें नहीं आएगा, बट नेक्स्ट ईयर आने का पूरा चांस है कि कौन सा ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन इजी करके देगा, आपको देगा कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है जो भी तक हम लोग मलेरिया के लिए यूज कर रहे थे, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए या प्रोफाइलैक्सिस का मतलब बचाव के लिए। जैसे कि मान लो डॉक्टर है, तो डॉक्टर कंटिन्यू एक्सपोजर में है, पेशेंट्स के रिस्क है, कोई हेल्थ वर्कर, नर्सिंग स्टाफ है, कोई ब्लड सैंपल लेने वाला, जांच करने वाला आदमी है, तो उस एक्सपोजर में है, तो वो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा पहले ले लेता है, ताकि अगर कोरोना वायरस हो भी तो उसको इतना सीरियस नहीं। इनफैक्ट मैं भी खुद भी प्रोफाइलैक्सिस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लिया हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो डॉक्टर, ठीक है। तो आपको ये लेना होगा। नाउ प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लेवरन। तो प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था चार्ल्स लेवरन, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखोगे। रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड किया था रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो। तो मलेरिया और मॉस्किटो का रिलेशनशिप कि मतलब मलेरिया मॉस्किटो काटने से होता है, इसको डिस्कवर किया रोनाल्ड रॉस। और अब हम लोग थोड़ा देर क्या पढ़े थे, साइजोगोनी एंड गैमोगोनी या स्पोरोगोनी पढ़े थे ना, यस। तो साइजोगोनी जो होता है इंसान के अंदर लिवर में और आरबीसी में, वो है क्या एक्चुअली, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसा टाइप का, मल्टीपल फ्यूजन। तो आप लोग पढ़ोगे रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे मेडिसिन, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। तो ध्यान रखोगे, मल्टीपल फ्यूजन का मतलब एक सेल से मल्टीपल सेल बनना, एंड मल्टीपल फ्यूजन साइजोगोनी को ही कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये किसके अंदर हो रहा है, आरबीसी के अंदर या लीवर के अंदर। और लास्ट है कि आपको कैसे प्रिवेंशन करना मलेरिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्या रोकोगे, आप रोकोगे स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी को जमने से रोकोगे। कहीं पे भी कूलर हो या कहीं पे मान लो गड्ढा हो गया, डिच हो गया, वहां पे रोकोगे, पानी को रोकने नहीं दोगे, पानी को कंटिन्यू फ्लो करो। क्योंकि मॉस्किटो का पता है आपको, जो मच्छर होता है वो, सॉरी मलेरिया का जो मच्छर होता है वो ग्रो करता है क्लीन वाटर पे। तो एनोफिलिस इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो बिकॉज़ इट ग्रोज ऑन क्लीन वाटर। तो आप चाहोगे कि पानी को कहीं भी, साफ पानी को या कहीं भी पानी को स्टैग्नेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साफ पानी है तो गंदा पानी छोड़ दो, नहीं, गंदा पानी तो फिर डेंगू होना चांस है ना। तो हम लोग को डेंगू भी तो नहीं होने देना है, तो हम लोग पानी को रुकने नहीं देंगे कहीं पे भी, पानी को कंटिन्यू स्प्रे करेंगे, डीडीटी से वॉश करेंगे, उसको फ्लश करेंगे। और एक बड़ा अच्छा इंसेक्टिव लाइन तो है, गैम्बोजिया एक फिश होता है, गैम्बोजिया एक मछली है जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाता है। तो ऐसे मछली को हम लोग ग्रो करने के लिए एनहांस करेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर इसको हम लोग पॉन्ड्स में या तालाब में ग्रो करेंगे तो ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगा। तो जब लार्वा ही खा जाएगा तो मॉस्किटो डेवलप नहीं करेगा, जब मॉस्किटो डेवलप नहीं करेगा तो मलेरिया के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द मलेरिया। ओके, देखो बच्चों, प्रोटोजोल डिजीज में एक हम लोग पढ़े मलेरिया, सेकंड डिजीज है एमोबियासिस। ओके, एमोबियासिस को हम लोग बोलते हैं एमोबिक डिसेंट्री। तो एमोबियासिस इज आल्सो कॉल्ड एमोबिक डिसेंट्री। ना सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काउजेटिव ऑर्गेनिज्म। काउजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम है इंटाअमीबा हिस्टोलाइटिका। इंटाअमीबा हिस्टोलाइटिका, इंटाअमीबा हिस्टोलाइटिका का खासियत है, ये इन्फेक्शन होने के बाद ये जाता है कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। याद करो 2-3 लेक्चर पहले हम पढ़ते क्या, टाइफाइड कहां गया था वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो टाइफाइड स्मॉल इंटेस्टाइन का बीमारी है, और एमोबियासिस लार्ज इंटेस्टाइन का डिजीज है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट कॉमन साइट है सीकम फॉलोड बाय असेंडिंग कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम।
कोलन के भी 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, आपने पढ़ा होगा 11 में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मोस्ट कॉमन साइट जो इन्वॉल्व होता है एमोबेसिस में वो है सीकम, एंड सेकंड मोस्ट असेंडिंग कोलन। नीट में अगर आपसे एक टिक करना है तो आप सीकम को टिक करोगे, डबल स्टार। तो सीकम और असेंडिंग कोलन इसका मोस्ट कॉमन साइट है। नाउ कैसे होता है तो देखते हैं। सबसे पहले इन्फेक्टिव स्टेज क्या, तो हम लोग क्या पढ़े थे, मलेरिया। वहां पे क्या बोले थे, मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम आपका क्या है, प्लाज्मोडियम उसका पैथोजन है, बट उसका स्टेज कौन था, सिकल सेल स्पोरोजॉइड। सिकल सेल स्पोरोजॉइड क्या था, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहां पर भी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ इंटर अमीबा स्टेराइड का क्या है, ये है क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट। क्वाड्री का मतलब 4, न्यूक्लियेट सिस्ट मतलब 4 न्यूक्लियस वाला सिस्ट। ये सिस्ट के अंदर दिख रहा है 4 न्यूक्लियस है। तो क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। नाउ ये क्वाड्री न्यूक्लियस सिस्ट किसी भी तरह से आपके बॉडी में एंटर करेगा, तो किसी भी तरह से मतलब क्या क्या इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, किस तरह से मोड ऑफ इन्फेक्शन है। पहला, हाउस फ्लाई जो होती है, जो घर में मक्खी उड़ती है, वो मक्खी इसका इस बीमारी का मैकेनिकल कैरियर की तरह साबित होती है। मैकेनिकल कैरियर का मतलब, कैरियर का मतलब वो कोई भी एजेंट या वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी करने वाले पैथोजन को अपने बॉडी में चिपकाएगा, बॉडी में लेगा और वो ट्रांसमिट करेगा दूसरे को। तो हाउस फ्लाई यहाँ पर मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करेगी। कैसे, ये क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कोई पर्सन है सपोज करो, और वो इन्फेक्टेड पर्सन स्टूल पास किया, वो खुले में टॉयलेट गया, और उस इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर पे मक्खी बैठेगी, मक्खी के पैर पे, मक्खी के बॉडी में चिपकेगा फीकल मैटर, और फीकल मैटर में क्या होगा, फीकल मैटर में होगा क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट। और ये सिस्ट होगा, ये सिस्ट अब वो मक्खी आपके खाने के ऊपर बैठेगी, आपके चावल दाल में बैठेगी, पानी में बैठेगी, और वो सिस्ट को छोड़ देगी। तो एक तरीका ये है। नाउ दूसरा है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी वेस्टर्न कंट्रीज में एमोबेसिस को देखा गया है फैलते हुए। और तीसरा है रैट्स और कॉकरोच भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, बट ये दोनों जो नीचे का 2 पॉइंट है, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है। आप बस ध्यान रख लोगे, क्योंकि मान लो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आई बेट कि इंडिया के 90% बच्चे गलत करेंगे। और एग्जाम में सपोज कोई क्वेश्चन आया कि एमोबेसिस कैसे फैलता है, पहला ऑप्शन है फीको ओरल रूट। फीको ओरल का मतलब बताया था ना, फीकल मैटर आपकी बॉडी से निकला, और वो फीकल मैटर आपकी बॉडी से मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से फीकल मैटर निकला, और वो किसी भी तरीके से नॉर्मल इंसान के मुंह में गया, खाने या पानी के थ्रू। याद करो क्या बताया जाएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। अगर नहीं याद है तो वायरल वीडियो वाले टॉपिक में जाकर देखो, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो फीको ओरल रूट का मतलब होता है फीकल मैटर निकला और वो पानी या जमीन पे गिरा, और वो खाने और पानी की तरफ आपके मुंह में गया। तो अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कभी भी कि एमोबेसिस होता है, पहला है फीको ओरल रूट से, दूसरा सेक्सुअल कांटेक्ट, और तीसरा कॉकरोच के थ्रू, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो 90% बच्चे टिक कर देंगे पहला फीको ओरल रूट, बट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान रख लो, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी मिलता है, और रैट्स कॉकरोच जिसको फैलाते हैं, कॉकरोच खास करके ज्यादा। बट बेस्ट आंसर अगर सपोज करो ऑप्शन 4 अलग अलग है, तो बेस्ट आंसर क्या जाएगा, बेस्ट आंसर जाएगा फीको ओरल रूट। और उसका वेक्टर कौन सा है, यहाँ कैरियर कौन सा है, हाउस फ्लाई। चलो, तो किसी भी तरीके से वो क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में गया, और जैसे ही वो नॉर्मल इंसान की बॉडी में जाएगा तो वो माउथ को पास करके, इसोफेगस को पास करके, स्टोमक को पास करके, स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करके पहुंचेगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और कहां पर, सीकम में। एंड सेकंड क्वेश्चन सर, असेंडिंग कोलन में। सीकम में जैसे ही हो जाएगा तो सीकम में होगा एक्स सिस्टेशन। एक्स सिस्टेशन का मतलब सिस्ट का लेयर कट जाएगा। तो देखो ये जो लेयर है, ये जो सिस्ट का लेयर है, ये जो सिस्ट का लेयर है, अरे तो देखो ये जो सिस्ट का लेयर है, ये सिस्ट का जब लेयर है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट। बट सीकम में एक्स सिस्टेशन होगा, तो ये जो क्यूएनसी का मतलब क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट, तो ये सिस्ट हटेगा, और जैसे सिस्ट हटेगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा 4 इस तरह का स्ट्रक्चर। एंड अब स्ट्रक्चर का नाम चेंज होगा, इसका नाम क्या हो गया, ट्रोपोजॉइड। तो सिस्ट गया बॉडी में, किस फॉर्म में, क्वाड्री न्यूक्लियेट फॉर्म में, और बॉडी में जाके सीकम में सिस्ट हट गया, और अब इसका नाम हो गया ट्रोपोजॉइड। नो, ट्रोपोजॉइड की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ट्रोपोजॉइड के बारे में आप 3 पॉइंट ध्यान रखोगे। ट्रोपोजॉइड होता है फीडिंग, एक्टिव,
या मोटाइल स्टेज, फीडिंग एक्टिव या मोटाइल स्टेज ऑफ इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। तो तुमको दोनों याद रखना होगा, इन्फेक्टिव स्टेज इज क्यूएनसी एंड फीडिंग स्टेज इज ट्रोपोजोइड, एक्टिव स्टेज इज ट्रोपोजोइड। तो फीडिंग या फीडिंग मतलब जो खाएगा, अब क्या खाएगा देखते हैं। तो फीडिंग स्टेज ट्रोपोजोइड होता है। ट्रोपोजोइड कहाँ बना, सीकम में। कैसे बना, एक्स सिस्टेशन से। और ये जो ट्रोपोजोइड बना, ये ट्रोपोजोइड खाएगा, तो क्या खाएगा देखते हैं। तो ये सपोज करो कि आपका सीकम है, सपोज करो कि आपका सीकम है। तो सीकम के लेयर्स आपको पता होगा, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर होते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, तो दोनों साइड म्यूकोसा है। उसके बाद क्या है, सब म्यूकोसा। उसके बाद क्या है, मस्कुलरिस। और लास्ट लेयर क्या है, सिरोसा। ओके, तो 4 लेयर होते हैं। तो सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, बाकी का मतलब नहीं हम लोगों को। तो ये जो इंटरमेस्टोलाइटिका का जो आपका ट्रोपोजोइड है, तो देखो ये जो ट्रोपोजोइड है, ये ट्रोपोजोइड क्या करेगा, ये ट्रोपोजोइड म्यूकोसा के लेयर को खरोद के खाएगा इस तरह से। फिर म्यूकोसा को खाने के बाद सब म्यूकोसा को खाएगा और म्यूकोसा सब म्यूकोसा के लेयर को डैमेज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये पता नहीं है तो आप टाइफाइड वाला वीडियो देखना, या 11th में पढ़े होंगे कि ब्लड वेसल्स किस लेयर में होते हैं। तो ब्लड वेसल्स होते हैं सब म्यूकोसा, जूम करना, ब्लड वेसल्स होते हैं सब म्यूकोसा लेयर में। तो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर होते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड। सबसे अंदर में म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सिरोसा। सब म्यूकोसा में मतलब जो सेकंड लेयर है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब आर्टरी होता है, वेन होता है, उसके अंदर नर्व्स भी होते हैं, उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। तो ये जो आपका सब म्यूकोसा है उसके अंदर ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आरबीसी है। तो ये जो फीडिंग स्टेज है, ये फीडिंग स्टेज खाएगा क्या क्या, खरोच के खाएगा म्यूकोसा को, सब म्यूकोसा को, और आरबीसी को भी खाएगा। तो आरबीसी, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को खाएगा कौन, ट्रोपोजोइड। और ट्रोपोजोइड खा के उसको डैमेज करेगा, और खा के वहां पर क्या करेगा, वहां पर डैमेज करके बनाएगा क्या, अल्सर। और अल्सर का शेप क्या है, अल्सर का शेप है फ्लास्क शेप अल्सर। देखो फ्लास्क शेप का मतलब इस तरह के शेप का अल्सर बनाएगा। अल्सर का मतलब क्या होता है पता नहीं होगा आपको। अल्सर का मतलब होता है, अल्सर का मतलब नहीं पता देखना आप समझ सकते हो। अल्सर का मतलब होता है, सपोज करो कोई भी ये एपिथेलियल का लाइनिंग है, कोई भी एपिथेलियल का लाइनिंग है, वो जब तक कंटिन्यू है दैट्स नॉर्मल। बट किसी भी रीजन से अगर इसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है वो चोट लगे, हो सकता है वहां पे घाव और इंफेक्शन हो, तो अगर इसकी कंटिन्यूटी डैमेज हो जाए और ये कंटिन्यूड है, सो दैट इज कॉल्ड अल्सर। ओके, तो अल्सर का मतलब एनी डिसकंटिन्यूटी इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। तो किसी भी एपिथेलियम के लाइनिंग का डिसकंटिन्यूटी हो जाए किसी भी रीजन से, तो दैट इज कॉल्ड अल्सर। तो यहाँ पर सेम चीज हो रहा है। तो जैसे ही आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा डैमेज हो रहा है, तो वहां पर बन रहा है क्या, फ्लास्क से अल्सर, गड्ढा जैसा अल्सर बन जा रहा है। ध्यान रख लो कि नीट में डायरेक्टली आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो आज का क्वेश्चन आना चाहिए। तो फ्लास्क से अल्सर इज द फीचर ऑफ एमोबियासिस, और ये कौन बनाता है, इंटरमीवा हिस्टोलाइटिका। नाउ ट्रोपोजोइड का पहला पॉइंट तो पढ़ लिए। तो ट्रोपोजोइड क्या कर रहा है, आरबीसी को खा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जब इस इंसान का हम लोग स्टूल टेस्ट करेंगे। स्टूल टेस्ट का मतलब लाइक पेशेंट तुम्हारे पास आएगा जांच कराने के लिए, इसको सिम्टम्स नहीं, सिम्टम्स क्या आते हैं हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो जब ये पेशेंट आपके पास आएगा जांच कराने के लिए, तो जब हम लोग इसका स्टूल देखेंगे, मॉर्निंग स्टूल लेते हैं हम सैंपल में, ठीक है, सुबह का स्टूल, पहला स्टूल। क्यों, क्योंकि सुबह का स्टूल इसलिए लेते हैं क्योंकि रात भर जो आपका स्टूल इंटेस्टाइन में अटका रहेगा, रेक्टम में जो अटका रहेगा, तो इंटेस्टाइन और रेक्टम वगैरह में जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी सपोज करो बैक्टीरिया या वायरस से प्रोड्यूस जो इन्फेक्शन कर रहा है, वो चिपक जाएगा और रात भर में चिपकेगा और सुबह में वो फर्स्ट स्टूल में मिल जाएगा। इसलिए हम लोग दिन का नहीं, कौन सा स्टूल लेते हैं, ये यूरिन कौन सा लेते हैं, मॉर्निंग का सैंपल लेते हैं। स्टूल हो, यूरिन हो या खांसी हो, कफ हो, तीनों के केस में हम लोग हमेशा मॉर्निंग सैंपल प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि रात भर वो पैथोजन को मौका देते हैं चिपकने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन का स्टूल टेस्ट करोगे तो देखो हो गया कि ट्रोपोजोइड के अंदर आरबीसी घुसा हुआ है। ट्रोपोजोइड नोच के आरबीसी को खा गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिथ्रोफैगोसाइटोसिस। इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, एंड फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग। तो किसी सेल को खाना, किसी सेल को कोई खा जाए, तो दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ट्रोपोजोइड का सेल आरबीसी के सेल को खा रहा है,
दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। किसका? आरबीसी का। तो दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोफैगोसाइटोसिस का मतलब इनगल्फ ऑफ आरबीसी बाय ट्रोफोजॉइट। ठीक है, चलो तो ये जो ट्रोफोजॉइट है ये इस तरह से तहलका मचा रहा है। नो, ये ट्रोफोजॉइट क्या करेगा? ये ट्रोफोजॉइट इंटेस्टाइन में जो किया तो किया, इंटेस्टाइन में आप देख रहे हो अल्सर बना रहा है, आरबीसी को खा रहा है, म्यूकोसा को खा रहा है, सब म्यूकोसा को खा रहा है। बट अब इसमें से कुछ ट्रोफोजॉइट देखना, बट इसमें से कुछ ट्रोफोजॉइट करो 100 ट्रोफोजॉइट है एग्जांपल के लिए, तो 100 में से 20-25 ट्रोफोजॉइट क्या करेंगे? ये मूव करेंगे इंटेस्टाइन के अलावा दूसरे जगह। तो पढ़ो यहाँ पे लिखा हुआ है few ट्रोफोजॉइट्स मूव्स आउटसाइड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कहां पे थे ये? सीकम या असेंडिंग कोलन में होते हैं। तो ये मूव करेगा इंटेस्टाइन से और काउच करेगा क्या? एंड इट विल काउच एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियासिस। एक्स्ट्रा का मतलब इंटेस्टाइन के अलावा कहीं और, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल। इंटेस्टिनल का मतलब इंटेस्टाइन में बीमारी करना और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल का मतलब इंटेस्टाइन के अलावा बॉडी के किसी पार्ट में बीमारी करना। तो अब ये काउच करेगा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियासिस। एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियासिस का मतलब क्या है? ये ट्रोफोजॉइट यहाँ पे डैमेज तो किया बट अब इंटेस्टाइन को छोड़ेगा और बोलेगा चलो कहीं और अटैक करते हैं इंसान के अंदर, और ये मूव करते करते बॉडी से कहीं और जाएगा दूसरे पार्ट में बॉडी के ही। और मोस्ट कॉमन साइट क्या है? लीवर। तो ये लीवर में जाता है, तो देखो ये लीवर है और लीवर में जाके ये इस तरह से जाके जमा हो जाएगा और बना देगा क्या? लीवर बना देगा ये एमोबिक लीवर एब्सेस। एमोबिक लीवर एब्सेस। एमोबिक का मतलब इस इंटरमीवा की बात करें, लीवर का मतलब लीवर और एब्सेस का मतलब एक ऐसा फफोला जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर पस भरा हुआ है, जिसके अंदर पैथोजेंस है, जिसके अंदर माइक्रोब्स भरे हैं, पस भरा हुआ है। ठीक है, तो इस एब्सेस से पेशेंट को यहाँ पर लीवर के पास दर्द होगा। तो जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाएगा तो देखिएगा क्या? अल्ट्रासाउंड में दिखेगा एमोबिक लीवर एब्सेस। तो उससे पूछेगा कि आपको कभी भी एमोबियासिस का सिम्टम आया था? वो बोलेगा हाँ आया था। तो वो एमोबिक लीवर एब्सेस क्यों हुआ उसको? बिकॉज यही ट्रोफोजॉइट जो उसके आंत में, उसके इंटेस्टाइन में एमोबियासिस किया, ये मूव करके कहां गया? लीवर में, और कॉज किया क्या? एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियासिस। नाउ 100 में 20-25 में एग्जांपल के तौर पर बताया ना। कुछ ट्रोफोजॉइट क्या करेंगे? फिर से सिस्ट बना लेंगे अपने ऊपर। तो देखो यहाँ पर सिस्ट हटना, क्यूएनसी से सिस्ट हटना इज कॉल्ड एक्सिस्टेशन, और उससे बना गया ट्रोफोजॉइट। तो सिंपल सा आंसर दो, अगर ट्रोफोजॉइट के ऊपर फिर से सिस्ट लगा दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन। वेरी गुड। तो एक्स का मतलब हटना और इन का मतलब फिर से सिस्ट हटा देना। तो कुछ सिस्ट अगेन बन जाएंगे, किससे? ट्रोफोजॉइट से। तो ट्रोफोजॉइट से वापस सिस्ट बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन का मतलब सिस्ट का एक लेयर उसके ऊपर कवर कर देगा। तो यहाँ पे जूम करना, तो कुछ सिस्ट बनेंगे वापस बाय इंसिस्टेशन, और इंसिस्टेशन की वजह से वापस से क्या मिलेगा? कुछ सिस्ट मिलेगा। तो देखो घुसा सिस्ट था, बना ट्रोफोजॉइट था और फिर से क्या बन गया? सिस्ट। तो 100 में कुछ क्या हुआ? इंटेस्टाइन के अलावा दूसरी जगह मूव किया, कुछ सिस्ट बनाया, और बाकी जो बचा ट्रोफोजॉइट वो मूव करेगा स्टूल के थ्रू। तो जब आदमी स्टूल पास करेगा, जब आदमी फीकल मैटर पास करेगा तो स्टूल के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो इस तरह से ट्रोफोजॉइट के 3 काम है। पहला, इंटेस्टाइन के अलावा मोस्ट कॉमन साइट क्या है? लीवर। तो लीवर में बनाएगा ये क्या? एब्सेस, फफोला बना देगा, दर्द होगा। पेशेंट बोलेगा यहाँ पे दर्द हो रहा है, बोलेगा दर्द हो रहा है यहाँ पर और दर्द हो रहा है। जब तुम पूछोगे तो हिस्ट्री देगा, वो बोलेगा कि हम कभी ताड़ी पिए थे। तो तुम पूछोगे आप ताड़ी पिए थे? ताड़ी क्यों? बिकॉज ताड़ी जो पीते हैं लोग गाँव देहात में, तो ताड़ी को लोग सराते हैं, उसको छोड़ते हैं फर्मेंट करने के लिए। तो फर्मेंटेशन के टाइम में ये प्रोटोजोआ में ग्रो कर जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में किसी आदमी को जब एमोबिक लीवर एब्सेस निकलता है तो उसका हिस्ट्री क्या होता है? ताड़ी पीने का। ताड़ी पीते हैं लोग गाँव देहात में, और उसकी आदत होती है ताड़ी को सराते हैं। तो सराने के चक्कर में कोई भी चीज को सरा रहा है उसमें माइक्रोब ग्रो करेगा, और माइक्रोब कौन सा ग्रो कर जाता है? उसमें इंटामीबा हिस्टोलाइटी का। तो वो ताड़ी पिया, पेट खराब हुआ तो वो कुछ भी दवा लेकर ठीक कर लिया। मान लो जो सिम्टम्स आएगा तो पेट खराब होता है, तो मान लो दवा लेकर ठीक कर लिया। समझो इस चीज को प्लीज, डॉक्टर बनने जा रहा हो, पेट खराब उसका हुआ, वो कोई दवा लिया, मेट्रोक्यून वगैरह ठीक कर लिया, ओआरएस पिया, लेकिन वही खराबी करेगा उसको। क्या खराबी करेगा? वही जो ट्रोफोजॉइट था वो चला गया लीवर में, और लीवर में कॉज कर दिया क्या? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियासिस बना दिया क्या? एब्सेस। उसको दर्द होगा। तो ताड़ी पीने का हिस्ट्री मिलता है, उसको पता चलेगा तो ताड़ी पिया था कभी कभी, सरा हुआ ताड़ी खास करके। फ्रेश ताड़ी पियोगे, दैट्स नॉट बैड, वो पी सकता है कोई भी आदमी, बट आई विल नॉट सजेस्ट तुम लोग पियो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ट्रोफोजॉइट वाला समझ में आ गया ना। हम लोग देखते हैं
कि सिम्टम्स क्या आते हैं इसके। तो देखो बेटा, सिम्टम्स जो आता है बीमारी में, सिम्टम आएगा कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होता है, ओके, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है, पेट में कट रहा है, कि चाकू मार रहा है, एकदम कटता है, दर्द होगा। सबको लाइफ में कभी न कभी हुआ होगा, आई एम श्योर कि सबको जो वीडियो देख रहे हो सबको एमबीबीएस हुआ है। क्रैम्प्स होगा और जो स्टूल पास करेगा उसमें होगा एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो एक्सेस म्यूकस, म्यूकस का मतलब चिपचिपा स्ट्रक्चर, म्यूकस लाइक अगर आप म्यूकस का मतलब जैसे कि म्यूकस का एक लेयर, जैसे कि अगर नाक के अंदर अगर आप उंगली करके देखते होगे तो आप देखोगे कि म्यूकस का जो लेयर होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो पैथोजन सांस ले रहे हो तो उसको चिपका के रोक लेगा, अंदर ना घुसे, ओके। तो म्यूकस निकलेगा स्टूल में और काफी ब्लड आएगा, तो दिस इज द सिम्टम। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, तो कोई पेशेंट तुम्हारे पास ये सब प्रॉब्लम लेके आएगा कि सर मेरे को पेट दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है स्टूल में, पेट दर्द हो रहा है, चिपचिपा सा स्टूल पास हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आप करवाओ अपना क्या स्टूल टेस्ट, और सैंपल कब का लेना है? अर्ली मॉर्निंग का, फर्स्ट स्टूल का। क्यों भाई? क्योंकि रात भर मौका दोगे ना इंटेस्टाइन के अंदर पैथोजन को चिपकने के लिए। मान लो कोई आदमी स्टूल पास करके घर से आया और लैब में आया और फिर से सैंपल दिया, तो फर्स्ट स्टूल तो पास हो गया, तो चांसेस कम हो गए पैथोजन से चिपकने के, तो फर्स्ट स्टूल ही लेंगे सैंपल में। तो स्टूल टेस्ट लेंगे और स्टूल टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे? माइक्रोस्कोप लगा के सिस्ट देखेंगे या ट्रोपोजॉइट खोजेंगे। तो सिस्ट और ट्रोपोजॉइट की तलाश करेंगे हम लोग। तो जब आप जाओगे सेकंड ईयर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में, इनफैक्ट जब मैं भी सेकंड ईयर में था तो हम लोगों को करने के लिए आता था, तो जितने भी पेशेंट्स आएंगे डीएमसीएच में उन सबका स्टूल लेगा, एक बड़े से डब्बा में रखेगा, पूरा स्टूल सब मिक्स करके, और फाइनली तुमको थोड़ा थोड़ा स्टूल, समझ रहे हो, थोड़ा हंसी भी आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा स्टूल, एक एक चम्मच स्टूल तुमको देगा और माइक्रोस्कोप तुमको बोलेगा खोज के दिखाओ क्या सिस्ट या ट्रोपोजॉइट। हालांकि डायरिया डिसेंट्री से नहीं होता है, बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे चीज आपको उसमें मिल सकता है, ठीक है। राउंड वार्ड में मिल सकता है, स्टूल में आपको हुक वार्ड मिल सकता है, इकोलाई मिल सकता है, इंटरफेरोलाइटिका मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, लोअर मिल सकता है। तो आपको जांच करने के लिए देगा, एक चम्मच दे देगा स्टूल और बोलेगा कि माइक्रोस्कोप में खोज के दिखाओ क्या है, तो आपको नंबर मिलेगा, आपको पास किया जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये होता है सेकंड ईयर में, याद रखना, कॉलेज जाओगे तो याद रखोगे। तो स्टूल टेस्ट करेंगे और सिस्ट और ट्रोपोजॉइट को खोजेंगे, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रोपोजॉइट में क्या दिखेगा? ट्रोपोजॉइट में दिखेगा कि आरबीसी को खाया हुआ है। तो जैसे ही आपको दिखा कि ट्रोपोजॉइट में आरबीसी घुसा हुआ है, तो आप एकदम डेफिनेटिव 100% श्योर शॉट बोलोगे यस, इस इंसान को एमोबेसिस है। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फीचर आरबीसी ट्रोपोजॉइट के अंदर घुसा हुआ, मतलब इरिथ्रोफैगोसाइटोसिस एक्सक्लूसिव फीचर है एमोबेसिस का, ये मिल गया तो श्योर शॉट है कि उस इंसान को जिसका स्टूल सैंपल उसको एमोबेसिस है, ओके। तो ये आदमी, अच्छा बताओ आंसर दो, एमोबिक डिसेंट्री का आदमी स्टूल में क्या पास करेगा? सिस्ट, ट्रोपोजॉइट या बोथ? यस बोथ। तो सिस्ट भी निकलेगा, ट्रोपोजॉइट निकलेगा। देखो यहाँ पर ट्रोपोजॉइट कुछ सिस्ट बना और ट्रोपोजॉइट जो सिस्ट बना वो भी स्टूल से निकलेगा और ट्रोपोजॉइट भी स्टूल से निकलेगा, तो ट्रोपोजॉइट भी मिलेगा और सिस्ट भी मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सिस्ट और ट्रोपोजॉइट दोनों मिलेगा स्टूल में, ठीक है। एक लाइन इंपॉर्टेंट आंसर लोगे, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ इंटा अमीबा स्टुलाइटिका, इंटा अमीबा स्टुलाइटिका का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? वो क्या रिजर्व करके रखेगा एनर्जी के लिए? आंसर है ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन को वो रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे रखेगा, ओके। तो यहाँ हम लोग कर लिए। नाउ नीचे लिखा हुआ है 2 पॉइंट, डायरिया और डिसेंट्री, ओके। फोकस करें यहाँ हम लोग, तो डायरिया और डिसेंट्री 2 वर्ड है। तो बेसिकली देखो, डायरिया एक बीमारी नहीं है, डायरिया एक सिम्टम है, डायरिया कहा जाए तो सिम्टम है, ओके, बीमारी नहीं है एक्सक्लूसिवली। तो डायरिया डिसेंट्री में क्या अंतर है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो डायरिया डिसेंट्री में अंतर यही है कि पहला तो कॉमन फीचर देखते हैं। पहला फीचर क्या है कि दोनों में लूज वाटर स्टूल होगा, दोनों में स्टूल जो पास करेगा आदमी वो लूज वाटर स्टूल होगा। लूज वाटर स्टूल का मतलब उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और लूज होगा। नॉर्मल जो टेक्सचर होता है स्टूल का, लाइक जो सॉलिड फीकल मैटर निकलता है वो सॉलिड फीकल मैटर नहीं निकलेगा, वो लूज वाटर स्टूल होगा। ना सबसे एक्सक्लूसिव फीचर क्या है कि डायरिया में ब्लड और म्यूकस अब्सेंट होता है, तो ब्लड एंड म्यूकस अब्सेंट इन डायरिया, बट डिसेंट्री में ब्लड भी मिलेगा और म्यूकस। याद आ जाए कुछ लिखा हुआ है, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट किसमें मिल रहा है? डिसेंट्री में। तो डिसेंट्री के अंदर म्यूकस और ब्लड दोनों मिलेगा, बट डायरिया में ब्लड और म्यूकस नहीं मिलेगा। डायरिया में नॉर्मल लूज मोशन होगा, पेट जैसा खराब सा होगा, लूज मोशन होगा, तुम 3-4 बार स्टूल पास करने जाओगे 24 घंटे में, बट डिसेंट्री में खून भी निकलेगा, म्यूकस भी निकलेगा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। आप 2 याद रख लोगे, इस्चेरिशिया कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, इस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है,
जिससे कि डायरिया होता है। और एक है रोटा वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटा वायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन वायरल काउज ऑफ डायरिया इन न्यूबॉर्न। बच्चों के अंदर या नए बच्चों के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रोटा वायरस मोस्ट कॉमन काउज है डायरिया का। तो मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डायरिया इन बच्चा इन रोटा वायरस, ये वायरस है। और इसी से कोलाई बैक्टीरिया है। दो एग्जांपल ध्यान रखोगे काफी। और डिसेंट्री की बात करें तो डिसेंट्री के भी बहुत सारे एग्जांपल आप दो ध्यान रख लोगे, एक बैक्टीरिया का और एक प्रोटोजोआ का। तो सीगेला डिसेंट्री, तो सीगेला डिसेंट्री इज द काउज ऑफ डिसेंट्री। सीगेला डिसेंट्री क्या है, मैं बी को जूम करो, फोकस करना। तो सीगेला डिसेंट्री बैक्टीरिया है। तो सीगेला डिसेंट्री इज बैक्टीरिया दैट इज द काउज ऑफ डिसेंट्री। और दूसरा एग्जांपल है जो अभी जस्ट पढ़े एंटामिबा हिस्टोराइटिका, ये क्या बताओ, ये है प्रोटोजोआ। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटोजोअल कॉज भी याद रख लोगे आप, एक मटेरियल कॉज ध्यान रख लोगे। तो अब बताओ कि कोई पेशेंट, आप डॉक्टर बनने वाले हो, कोई पेशेंट आपके पास डायरिया डिसेंट्री का आया, वो बोला कि लूज मोशन हो रहा है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको सीधे एंटीबायोटिक दोगे? नहीं, एंटीबायोटिक नहीं देना। सबसे पहले क्या देना हम लोग? सबसे पहले हमेशा और हमेशा हम लोग देना है ओआरएस। ओआरएस का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट पैकेट में मिलता है, इसको आप पानी में मिलाओगे और जब पानी में मिलाओगे तो बनेगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, दोनों का मतलब अलग है। तो ओआरएस जो पैकेट में मिलता है वो सॉल्ट होता है, वो सॉल्यूट है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इसको बोलते हैं। और फिर तुम पानी में मिलाओगे तो बनेगा क्या? सॉल्ट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या यूज किया हम लोग? वाटर। तो बनेगा ओआरएस सॉल्यूशन। ओआरएस सॉल्यूशन दोगे, क्यों भाई? क्योंकि देखो दोनों में वाटर स्टूल हो रहा है, दोनों में स्टूल ज्यादा निकल रहा है, तो बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बॉडी के जो आयंस होते हैं वो भी निकल जाएगा स्टूल के थ्रू, तो उसको कमजोरी लगेगा, उसको वीकनेस होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग बॉडी के अंदर वीकनेस को कॉम्पेंसेट करें। क्यों? क्योंकि देखो ये सब तो बैक्टीरिया वायरस है, ये कमजोर है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी खुद बनेगा और बॉडी का एंटीबॉडी खुद मार देगा। मतलब सेल्फ लिमिटिंग है, डायरिया डिसेंट्री सेल्फ लिमिटिंग है मोस्ट ऑफ द केसेस, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा वो। गेटिंग अ पॉइंट? खुद ब खुद बॉडी के एंटीबॉडीज आपके, जैसे नॉर्मल आपको पेट खराब हुआ, आप तुरंत जाके एंटीबायोटिक्स लिए, नो दैट्स नॉट गुड। एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा लेना बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, क्योंकि क्या हो जाएगा इससे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सपोज करो आप हर छोटे मोटे बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो उससे दिक्कत ये होगा कि आपके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब वो जो एंटीबायोटिक है अगर आप एक्सेस यूज करोगे तो रेजिस्टेंस की वजह से आपके उस बैक्टीरिया के ऊपर या उस वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो आपका बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम होगा। तो यही प्रॉब्लम है आजकल, बहुत सारे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन होने के बाद जब हम लोग नॉर्मल दवाइयां दे रहे हैं तो वो दवाई काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्या उसकी गलती है? नो, सिर्फ उसकी गलती नहीं है, पूरी दुनिया की गलती है, पूरे समाज की गलती है। लोगों की आदत क्या है? लोगों की आदत है कुछ भी वो एंटीबायोटिक लिए। समझो इस चीज को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों की आदत है कि सपोज करो पेट खराब हुआ, एंटीबायोटिक लिए। सपोज करो पेट खराब हुआ एक्स नाम के पैथोजन से, वो एक्स पैथोजन के अंदर वो एंटीबायोटिक लिया, उसका एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पैथोजन के अंदर म्यूटेशन हो गया और वो पैथोजन रेजिस्टेंस बना लिया, तो उसका पेट ठीक नहीं होगा ना। वो जहां जहां स्टूल पास करेगा उसके स्टूल से फर्दर लोगों को इन्फेक्शन होगा, तो वो अब उस आदमी का भी उस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, दूसरा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गया है दुनिया में, एक्सेस और मिसयूज से। ठीक है, तो कभी भी मिसयूज नहीं करना है। अब वे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाओगे तभी दवा लोगे। तो ओआरएस देंगे, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है या कमजोरी उसको दूर करेंगे। तो ओआरएस के अंदर क्या क्या होता है आप ध्यान रख लोगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज। तो चारों याद रखोगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज। ये चार चीज होता है ओआरएस के अंदर, और ये चारों चीज मिलकर आपके बॉडी के अंदर रिलीफ देगा, सिम्टम्स में रिलीफ देगा। और इन द केस अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा और अगर कंटिन्यू प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड अभी भी आ रहा है, तो हम लोग क्या देंगे? हम लोग इसके अंदर दवाइयाँ देंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। आपको नाम नहीं जानना एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, ये तो पढ़ेंगे हम लोग MBBS में, तो हम लोग उसको देकर ठीक करेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट MOBS। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान रखोगे आपको। ठीक है।